इंक है। रेडी है। रेडी है। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी कोरोना काल में अच्छे होंगे। चलिए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी आप सभी। चलिए गुड इवनिंग। और देखिए ध्यान से, पिछले क्लासों में पढ़ रहे थे नैनो मेटल के बारे में, और लास्ट के क्लासों में हमारा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लेकर इश्यू नहीं करना है आपको। आज हम उसी के आगे थोड़ा सा बात करेंगे। इसे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। चलिए देखिए ध्यान से, तो आज हम बातें करेंगे उसी नैनो मेटल के बारे में। केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था कौन सा टॉपिक, तो हम पढ़ रहे थे नैनो मेटल वाला। और आज की आपको लास्ट तक बने रहना है, और लास्ट के 10 मिनट आपके लिए समय हम देंगे, और उस 10 मिनट में आपकी जो भी डाउट होगा वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। जो भी डाउट होगा सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस नैनो मेटल को हमने कहा था कि हिंदी में कहते हैं अधातु, और अधातु हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 22 हैं, और 22 को मैं अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया था। और ये बताया था कि कुछ नैनो मेटल आपके लिक्विड फॉर्म में है, तो कुछ सॉलिड फॉर्म में है, तो कुछ गैसियस स्टेट में भी स्थित हैं। गुड इवनिंग कुंदन गुप्ता। चलिए इसके बाद हमने देखा था कि ये जो अधातु है भाई, अधातु में एक अधातु के बारे में पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन के बारे में, और नाइट्रोजन के काफ़ी अच्छे अच्छे यूज देखे थे। हमने कहा था कि डेड बॉडी जो मेडिकल क्षेत्रों में इत्यादि हॉस्पिटलों में जो डेड बॉडी को रखा जाता है वो भी आपके लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, वेपर वाला ही रखा जाता है। कोई यदि गैमेट सेल हो गया, शुक्राणु हो गया, तो उसको भी कहाँ रखा जाता है, तो उसको भी नाइट्रोजन वाली गैसों में ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन एज ए प्रिजर्वेशन के रूप में भी काम आता है, एज ए कोलेंट के रूप में भी काम आता है, ठंडक के रूप में काम आता है ना। तो इन सारों के होने के कारण इसका हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, तो इनका यूज कर रहे थे अपन नाइट्रोजन का यूज गैमेट सेल इत्यादियों को प्रिजर्वेशन में। तो आज थोड़ा सा आगे देखेंगे, और नैनो मेटल में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला हमारा नैनो मेटल होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बात करें तो इसका संकेत जो होता है और सिंबल जो होता है वो H होता है, और एटॉमिक नंबर जो इसका होगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन जो है भाई, देखना ध्यान से, इससे क्या क्या एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहला आपसे कहेगा कि ये जो हाइड्रोजन है भाई हाइड्रोजन आपको बता दूं ये जो हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में, या फिर कह दूं कि आपका आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व है, पहला एलिमेंट है। तो यदि हमसे कहेगा कि आवर्त सारणी का पहला तत्व का नाम बताओ, तो आवर्त सारणी के पहला तत्व का नाम हम क्या बताएंगे, हाइड्रोजन। क्या बताएंगे, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया है क्या, 1। थोड़ा सा वेट करो, 2 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, क्योंकि मैं आगे इसको बताने वाला हूँ। इसके बाद हाइड्रोजन के बारे में क्या बताना है, तो हाइड्रोजन के बारे में बताना है कि यूनिवर्स, या फिर आप कह दोगे कि टोटल ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो
यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो सन, सूरज, या फिर कह दूं कि आपको जो भी स्टार हैं, जो भी तारे हैं, उन सभी तारों या फिर सूरज है ना, या फिर सूर्य या फिर तारे में क्या है भाई, एनर्जी का सोर्स भी क्या है, एनर्जी का सोर्स भी क्या है, तो एनर्जी का सोर्स भी आपका हाइड्रोजन ही है ना। तो यदि हमसे कहेगा कि तारे आपका मून में या फिर किसमें, सन में है ना, सूर्य में या फिर तारों में एनर्जी का सोर्स कौन सा एलिमेंट है, तो क्या बताना है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से हाइड्रोजन के बारे में और क्या बताना है भाई, तो हाइड्रोजन के बारे में बताना है, तो इसके बारे में कहना है कि सबसे लाइटेस्ट या फिर लिखना मोस्ट लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की गैस है कौन, हाइड्रोजन है ना। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस किसे मानते हैं हम, हाइड्रोजन को। या फिर इसी हाइड्रोजन के बारे में क्या बता देना है, तो इसी हाइड्रोजन के बारे में बता देना है कि मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्की तत्व भी कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व भी आपका कौन है, तो सबसे हल्का तत्व भी आपका क्या मानेंगे, हाइड्रोजन को मानेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद इस हाइड्रोजन से आपको और क्या क्वेश्चन कर लेगा, तो इस हाइड्रोजन से क्वेश्चन आपको कर देगा भाई कि इसे कहा जाता है क्या, तो इसे कहा जाता है आपको पॉल्यूशन फ्री गैस कहा जाता है। अब समझना ध्यान से, इसे प्रदूषण रहित गैस माना जाता है। अब बात करेंगे कि प्रदूषण रहित गैस इसे हम क्यों मानते हैं, तो समझना ध्यान से, ये पोल्यूशन फ्री गैसेस है और पोल्यूशन फ्री गैसेस है भाई, तो समझना यहाँ पे हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। इसके बारे में इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पता क्या लगाएंगे भाई, तो इसके बाद हम जानेंगे इस हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन को माना जाता है गुड फ्यूल या फिर बेस्ट फ्यूल के नाम से जानते हैं, अच्छे ईंधन के नाम से जानते हैं। और क्यों इसे अच्छा ईंधन कहा जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे। वीडियो क्वालिटी सही चल रहा है ना, यहाँ तक वीडियो क्वालिटी सही चल रहा है, एक बार आप कमेंट कर हमें बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हमें क्या समझना भाई, तो इसके बाद हमें समझना है समझना है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसे बेस्ट फ्यूल कहा जाता है, सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। और एक बात याद रखना कि अच्छे ईंधन का पहचान जो होती है उसके कैलोरी वैल्यू पर होता है या फिर ऊष्मीय मान पर उसको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है कि यह जो है अच्छा ईंधन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो ऊष्मीय मान होता है, इस हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है भाई, इस हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो होता है आपका 150 kg पर ग्राम। कितना मानना है, 150 kg पर ग्राम। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, क्या होता है ऊष्मीय मान, कह रहा है कि किसी तत्व के 1 ग्राम के कंबुस्टन होने पर, बर्न होने पर या फिर जलने पर, फिर से सुनना, किसी तत्व के 1 ग्राम के जलने पर प्राप्त होने वाला ऊष्मा का मान उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। और हाइड्रोजन के 1 ग्राम तत्व को यदि हम जलाएंगे, परमाणु को जलाएंगे, तो कितना ऊष्मा प्राप्त होगा, 150 kg ऊष्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 150 kg ऊष्मा जब प्राप्त होगा तो इसे हम नाम दे देते हैं सबसे अच्छा ईंधन। और इसी हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूचर गैसेस के नाम से जाना जाता है या फिर फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो इतने बातें हाइड्रोजन से था।
यदि हमसे कहता कि भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे तो क्या बताना है, हाइड्रोजन को बताना है। या फिर कहेगा कि सबसे अच्छा ईंधन का नाम बताओ तो क्या बताना है, हाइड्रोजन को बताना है। या फिर कहेगा कि सबसे हल्के तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या उपस्थिति है, हाइड्रोजन। सूर्य और तारों में आपका एनर्जी का सोर्स क्या है तो क्या बताना है, हाइड्रोजन को बताना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी हाइड्रोजन का यूज हम और कहाँ पे कर लेंगे, तो इसी हाइड्रोजन का यूज हम कर लेते हैं भाई, इसी हाइड्रोजन का हम यूज कर लेते हैं। यदि इस हाइड्रोजन को मैं लिक्विड फॉर्म में ला दूं, इस हाइड्रोजन को मैं लिक्विड फॉर्म में ला दूं तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे हम रॉकेट फ्यूल में। कहाँ यूज कर लेंगे, रॉकेट फ्यूल के अंदर कर लेंगे, रॉकेट के ईंधन में यूज कर लेते हैं। किसका, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। इसके बाद बात बता दूं कि इसी हाइड्रोजन का जो है, समझना ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है भाई, इसका हम और कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में इसका यूज करते हैं। हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजनीकरण विधि में इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजनीकरण विधि। अब यहाँ पे मेन पॉइंट हमें क्या समझना है कि हाइड्रोजनीकरण विधि होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण विधि होता क्या है तो समझना ध्यान से। हाइड्रोजनीकरण विधि को कह रहा है कि हाइड्रोजनीकरण विधि में क्या बनाई जाती है भाई, तो हाइड्रोजनीकरण विधि से बनाई जाती है वनस्पति घी। क्या बनाई जाती है, वनस्पति घी बनाई जाती है। और जब वनस्पति घी बनाई जाती है भाई, वेजिटेरियन घी बनाई जाती है, वेजिटेबल घी बनाई जाती है, तो समझना कि वेजिटेबल घी कैसे बनता है। इससे दो क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आती है, इसके बारे में समझना। इसको समझने से पहले दो चीज़ आपको समझना होगा, और वो क्या है तो इसके देखिएगा ध्यान से। पहला बात आपको क्या समझना होगा भाई, अनसेचुरेटेड क्या होता है और सेचुरेटेड क्या होता है। दो वर्ड आपको याद रखना है। जैसे देखो, एक होता है अनसेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड, इसे कहते हैं असंतृप्त, हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त। और एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है सेचुरेटेड जिसे कहते हैं संतृप्त। कह रहा है कि वैसे कार्बन का ग्रुप या फिर वैसे कार्बन का ग्रुप जिसके अंदर दो बॉन्डिंग हो, मतलब कि डबल बॉन्डिंग हो, उसे हम नाम देंगे अनसेचुरेटेड। जैसे देखो, एक कार्बन की यौगिक है ना, और कार्बन के यौगिक के बीच कितने बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, तो ये डबल बॉन्डिंग वाला को क्या नाम दे देंगे, अनसेचुरेटेड नाम दे देंगे, अनसेचुरेटेड कार्बन नाम दे देंगे। और जब इनके बीच क्या हो जाएगा, तो इनके बीच हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्डिंग, तो सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या नाम दे देंगे, सेचुरेटेड नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, सेचुरेटेड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, तो अब आपको यहाँ पे समझना है भाई, यहाँ पे आपको अब समझना है कि ये जब अनसेचुरेटेड था, जब उसके भी डबल बॉन्डिंग थी, और जब वो सिंगल बॉन्ड से बन गया तो वह सेचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इस अनसेचुरेटेड वाले को मैं रिएक्शन करवा देता हूँ हाइड्रोजन गैस से, किससे रिएक्शन करवा दूंगा, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवा दूंगा। और यहाँ पे आपको उत्प्रेरक ले लेंगे, उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट ले लेंगे, क्या तो निकल ले लेंगे या फिर प्लेटिनम ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर ले लेंगे, तो टेम्परेचर होना चाहिए 150 से 180 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो फिर इधर जाकर हमारा बन जाएगा क्या, सेचुरेटेड बन जाएगा, संतृप्त बन जाएगा। और ये जो सेचुरेटेड बनेगा भाई, इसी को कहा जाता है वेजिटेबल घी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वेजिटेबल घी, या फिर नाम देते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी को नाम देते हैं। और ये जो आपका अनसेचुरेटेड है भाई, इसको हम नाम देते हैं वनस्पति तेल नाम देते हैं।
मतलब कि जितने भी वनस्पतियाँ तेल हैं वो सभी के सभी अनसेचुरेटेड में होते हैं, असंतृप्त में होते हैं। और जब उसको हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में निकेल और प्लेटिनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवा दिया जाता है या फिर हाइड्रोजिनेसिस करवा दी जाती है, हाइड्रोजनीकरण करवा दी जाता है, तो बन जाता है सेचुरेटेड, और इस सेचुरेटेड को नाम दे दी जाती है वनस्पति घी। तो यहाँ से क्या पूछता है आपसे, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताओ भाई वनस्पति घी जो है, वनस्पति घी बनाने में कैटेलिसिस कौन सा कैटेलाइसिस इस्तेमाल होता है। तो आपको ये बताना है कि वनस्पति घी बनाने में कैटेलाइसिस जो उपयोग होता है भाई, उत्प्रेरक जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, तो बताना है कि निकेल है। कौन सा, निकेल है। या फिर किस गैस की उपस्थिति में करवाई जाती है हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस, तो कौन सा गैस बताना है, हाइड्रोजन बताना है। कहेगा कि किस गैस की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाया जाता है, तो क्या बताना है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या बनाई जाती है, वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इतना क्वेश्चन इससे आपको क्या करना था, याद रखना था। आइए समझते हैं अब हाइड्रोजन के किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। कुंदन जी ने क्या कह रहे हैं, साबुन और तेल का उदाहरण देकर एक बार समझाइए। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहना क्या है, कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर समझाना। तो एग्जाम्पल में कोई भी आप वनस्पति तेल को ले लीजिए, ठीक है। जैसे वनस्पति तेल में मैंने क्या ले लिया, किसी भी एक को ले लीजिए वनस्पति तेल में, है ना, कोई भी एक वेजिटेरियन ऑयल के ले लीजिए। और जब उसकी आपका विधि प्रयोगशाला में ही की जाती है, इधर आपको नहीं बनेगा, है ना, ये आपकी प्रोसेस आपकी लेबोरेटरी में ही की जाती है। अब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लिया जाता है और निकल और प्लेटिनम क्या होती है, उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वे होते हैं जो उस प्रोसेस को तेज करते हैं या फिर उनके एक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर दिया जाता है 150 से 180 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वनस्पति घी मतलब थोड़ा सा सेचुरेटेड हो जाते हैं, कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ जाता है, और कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, गाढ़ा सा हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, गाढ़ा सा हो जाएंगे, और उनकी कलर तो वही रहेगा जो आपका अनसेचुरेटेड का कलर था, वही कलर इसका भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना था। इसके बाद देखिए, इसके बाद समझना है हाइड्रोकार्बन के आपके कौन कौन सी यौगिक यहाँ पे पढ़ने हैं कार्बन में। तो देखना ध्यान से, हाइड्रोजन का जो हम यौगिक पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन के पहले यौगिक आपको याद रखना है। यौगिक पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातों को समझिएगा। मैंने कह दिया कि ये आपका एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है, और ये एटम के अंदर क्या बना हुआ है, न्यूक्लियर बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है। ये इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रोटॉन और क्या रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे। ये इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, या फिर हिंदी में कहते हैं नाभिक। यह एटम का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर की ओर क्या घूमेंगे, तो बाहर की ओर घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, बाहर की ओर क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इस बाहर वाले को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट नाम देते हैं, या फिर कक्ष नाम देते हैं। तो यहाँ पे समझना ध्यान से कि ये जो ऑर्बिट है भाई, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी एटम के नाभिक में क्या होते हैं, तो किसी भी एटम के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो समझना ध्यान से। यहाँ पे जो भी एटम होती है वहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का दो चीज़ होती है, पहला होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो एटॉमिक नंबर है भाई, इसको समझना ध्यान से। कह रहा है कि एटॉमिक जो नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ किसके बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है परमाणु, परमाणु क्रमांक या फिर क्रमांक संख्या कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कह दो या फिर इसी को क्रमांक संख्या भी कह दिया जाता है कि उस एटम का परमाणु क्रमांक क्या होगा। जैसे हमने नाम दे दिया कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, है ना। एक कार्बन के क्या है, सारे के सारे कार्बन के कौन से नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे हमसे कहागा कि एटॉमिक नंबर को किसके बराबर मानते हैं, तो एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है। ये तो बात की बात है कि आपका न्यूक्लियर में विकास सर, हेलो सर, है ना। चलिए थोड़ा सा आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
इसके बाद समझिएगा ध्यान से, आपको मैंने कहा कि ये जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की यदि हम बात करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यदि हम बात करें कि जो उदासीन परमाणु होते हैं, जो उदासीन परमाणु होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी एटॉमिक नंबर हो सकता है ना। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि जो परमाणु उदासीन होते हैं उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उदासीन परमाणु के लिए, नहीं तो सभी में किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इसके बाद आपको क्या समझना है, तो इसके बाद आपको समझना है कि ये जो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, इसको हमने कहा कि इसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष में घूमता है ये इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बात करूँ तो एटम के पास एक और चीज होता है जिससे हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास देते हैं। इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, इसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। और ये जो द्रव्यमान संख्या भाई, ये द्रव्यमान संख्या किसके इक्वल होगा, तो द्रव्यमान संख्या में याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के योग या फिर सम को क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन के योग को क्या माना जाता है भाई, तो माना जाता है एटॉमिक मास। तो दो चीज यहाँ पे इसलिए मैं क्लियर करवाए क्योंकि आगे वो हमारा काम आने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला बात हमने कहा कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर मानते हैं और एटॉमिक मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर मानते हैं। मतलब कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ने के बाद जितना भी समय आएगा उस एटम का क्या होगा, तो उस एटम का वो जो होगा भाई एटॉमिक मास होगा। और केवल प्रोटॉन को हम निकालेंगे तो उसको जो माना आएगा वो क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर होगा। अब जैसे समझना एग्जाम्पल में, जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कार्बन सी। आप किसी एटम को देखे होंगे कि यहाँ पे लिखा रहता है 12 और यहाँ पे लिखा रहता है 16। मतलब कि कार्बन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसको डिनोट करता है, तो डिनोट करता है परमाणु क्रमांक को डिनोट करता है। और ऊपर का हिस्सा क्या किसको डिनोट करता है, तो द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन की यदि हम बात करें कि परमाणु क्रमांक कितनी है तो क्या बताना है, 6। और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं तो क्या बताना है, 12। ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यदि बात करेंगे, अब हम जो कहना चाह रहे थे उसको समझिएगा आप। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, हम क्या समझना चाह रहे थे भाई, तो हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि ये जो हाइड्रोजन है, इसके जो एलोट्रोफ होते हैं भाई, इसके जो एलोट्रोफ होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसके 3 एलोट्रोफ होते हैं। एलोट्रोफ को हिंदी में कहा जाता है अपरूपता। तो ये जो अपरूपता होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा अपरूपता को। तो अपरूपता क्या होता है, या फिर आइसोटोप, एक मिनट सॉरी, हाइड्रोजन है इसको हम आइसोटोप लिखेंगे, एलोट्रोप नहीं, सॉरी इसको चेंज करिएगा एक मिनट। आइसोटोप्स हिंदी में कहेंगे समस्थानिक, और यहाँ पे समझना ध्यान से, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट कहा जाता है विकास सर। जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना उसे ऑर्बिट कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के बाहर स्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास सही है, बिल्कुल प्रियन जी, है ना, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम बात करेंगे आइसोटोप्स के समस्थानिक की। तो समस्थानिक यदि हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को यहाँ पे हम देखना है, कितने, 3 टाइप्स आइसोटोप्स किसका, ऑफ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले को हम नाम देते हैं 1H1, इसको कहा जाता है प्रोटियम, इसको नाम दिया जाता है प्रोटियम। दूसरे को डिनोट किया जाता है 1H2, इसको नाम दिया जाता है ड्यूटेरियम। इसके बाद तीसरे को नाम दिया जाता है 1H3, इसको नाम दिया जाता है ट्राइटियम।
अब यहाँ पे समझिएगा, प्रोटियम को P से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं और ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ऐसे प्रोटियम का तो कहीं यूज है नहीं जनरल लाइफों में। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को कहा जाता है D2O और इसको नाम देते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम नाम देते हैं भाई हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है। हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। हिंदी में कहते हैं इसे भारी जल। तो यदि हमसे कहेगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए तो क्या बताना होगा? D2O बताना होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बताना होगा। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम क्या नाम देते हैं? हैवी वाटर या फिर भारी जल नाम देते हैं। बिल्कुल, D2O को हैवी वाटर कहा जाता है। और ट्राइटियम जो है भाई याद रखना, हाइड्रोजन का एकमात्र आइसोटोप जो क्या होता है, ओनली वन क्या है भाई, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा आपका आइसोटोप है कि जो क्या है, रेडियो सक्रिय है। क्या है? तो रेडियो सक्रिय है। या फिर आपसे कह देगा कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप से रेडियो सक्रिय होता है, तो आपको बताना है ट्राइटियम के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? ट्राइटियम के बारे में बताएंगे। और ड्यूटेरियम के बारे में क्या बताना है कि ड्यूटेरियम को ऑक्साइड को नाम दी जाती है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को नाम दी जाती है हैवी वाटर या फिर भारी जल। इसके बाद देखिए ध्यान से बिल्कुल बताएंगे, है ना, सब्र करिए थोड़ा सा। तो बात करते हैं हैवी वाटर के बारे में। तो देखिएगा हैवी वाटर से क्या क्या आपका क्वेश्चन आएगा और हैवी वाटर इसे हम क्यों कहते हैं, इन सभी बातों को हम चर्चा करते हैं। क्यों इसको हैवी वाटर कहा जाता है, तो देखना ध्यान से। D2O, इसको मैंने कहा कि इसे कहा जाता है हैवी वाटर, इसे कहते हैं हम भारी जल। और भारी जल क्यों कहते हैं भाई, तो कुछ न कुछ तो जो हमारा नॉर्मल जल है उस जल से कुछ न कुछ तो इसका डिफरेंट होगा, या तो केमिकल होगा, या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ न कुछ तो चेंज होगा, तभी तो इसे हम हैवी वाटर कहेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हैवी वाटर से कि इसका पता सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा भाई, तो इसका खोज किया गया था यूरे के द्वारा। किसके द्वारा? यूरे नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था 1932 में। देखो ध्यान से, क्यों इसे हम हैवी वाटर कहते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल वाटर की अपेक्षा क्या होते हैं, दोनों अधिक होता है। क्या होता है? नॉर्मल वाटर की अपेक्षा दोनों अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका होता है 101 डिग्री सेल्सियस। कितना? मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 3.8 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 101 डिग्री सेल्सियस होता है हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद मेन तो बात यहाँ पर ये आता है कि ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम एवरीडे लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, है ना, इसका यूजेज क्या है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। इसका यूज हम करते हैं, देखना ध्यान से, इसका हम यूज करेंगे मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर के रूप में इसका यूज करेंगे। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक के रूप में यूज करते हैं हम, मंदक के रूप में यूज करते हैं। और मंदक के रूप में कहाँ यूज करेंगे भाई, तो इसका यूज करेंगे नाभिकीय रिएक्टर में, रिएक्टर के अंदर यूज करेंगे। जैसे नाभिकीय रिएक्टर के अंदर या जो नाभिकीय अभिक्रिया है या नाभिकीय संलयन हो या नाभिकीय विखंडन हो, जो भी अभिक्रिया कराया जाता है भाई, तो वहाँ पे तेज गति से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकलती है, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बाहर जो व्यक्ति काम करते रहते हैं उनको तक न पहुंच पाए, तो उसके लिए एक भारी लेयर, आपका भारी जल का लेयर बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जो न्यूट्रॉन आए भाई इससे टकरा कर क्या हो, नष्ट हो जाए, है ना। तो ये न्यूट्रॉनों की गति को रोकने में काम आता है भारी जल, इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं मंदक के रूप में। कहाँ उपयोग करेंगे? नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपसे क्या कह देगा, तो इसके बाद आपका ये जो आपका हैवी वाटर है भाई, हैवी वाटर से यहाँ पे इतना आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से,
हाइड्रोजन से और क्या क्या क्वेश्चन कर लेगा आपको, तो हाइड्रोजन से क्वेश्चन आपको आता है कि हाइड्रोजन के कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है भाई जिनके बारे में हमें जानना है। तो देखना ध्यान से, हाइड्रोजन के एक कंपाउंड, पहला कंपाउंड आपको बता दूं, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो यौगिक है उसमें देखना ध्यान से कौन कौन से ऐसे हाइड्रोजन के यौगिक है भाई जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, पहला आपको तो बता दूं, पहला आपका यहाँ पे याद रखना किसको, तो पहला आपको याद रखना है H2O को। इसको कहा जाता है वाटर या फिर हिंदी में कहते हैं जल। पहला बहुत ही सिंपल आपका कौन सा, पहला आपको याद रखना है वाटर के बारे में, और वाटर से आपको देखना क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला आप तो कहना कि ये जो वाटर है भाई इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसे हिंदी में कहेंगे इसे सर्वविलायक कहा जाता है। मतलब क्या है कि ये जो है भाई वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसमें किसी भी चीज़ को घुलाया जा सकता है ना, जल में किसी भी चीज़ को घुलाया जा सकता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो आपका बात है भाई, ये जो आपका जल से और क्या पूछ लेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो जल है उसका pH वैल्यू जो होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है वह इक्वल टू 7 होता है। तो आप कह सकते हो कि जो जल होते हैं भाई वो क्या होते हैं, तो जल उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, जल उदासीन होता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 होता है। तो क्या होगा, जल उदासीन होता है। इसके बाद आपको बताना है कि इस जल में आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है भाई वह H2O है। और आपको बता दूं कि ये जो O दिख रहा है आपको, ये जो O दिख रहा हो, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं रिस्पायरेशन के रूप में, रिस्पायरेशन में यूज करते हैं, श्वसन में यूज करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो श्वसन में हम यूज करते हैं, तो श्वसन जल से वही व्यक्ति या फिर वही जीव जंतु ग्रहण कर सकते हैं जिनके अंदर क्या पाया गया हो, जिनके अंदर गिल्स पाया गया हो, वही जल से क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे कहेगा कि जल से वे जीव जंतु की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिनके पास होते हैं, तो क्या बताना है, गिल्स। जिनके पास गिल्स नहीं होंगे वह जल से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतनी बात को आपको बताना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बताना है रिएक्टर किसे कहते हैं। यहाँ पे रिएक्टर का मतलब दो चीज होता है, ठीक है, समझना ध्यान से। एक नाभिकीय रिएक्टर का मतलब होती है जहाँ पे रिएक्शंस करवाए जाते हो, है ना, जहाँ पे रिएक्शंस करवाए जाते हो वह चाहे तो आपका संलयन का हो या फिर विखंडन का हो, है ना, या फिर वह रिएक्शन संलयन का हो या फिर विखंडन का हो। और ना तो फिर इसी रिएक्टर का मतलब हम समझ लेते हैं एक स्केल से, है ना। एक रिएक्टर का मतलब होती है स्केल से, जिस पे पैमाने कहते हैं, जिस पे आपकी अंक धारित होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को पता लगाते हैं। जैसे मौसम का पूर्वानुमान बैरोमीटर से लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपका स्केल पे पाठ्यांक होता है। ठीक है, तो रिएक्टर का मतलब ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। रिएक्टर का मतलब समझना, दोनों वर्ड मिक्स है, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियस रिएक्शन। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्शन जो करवाई जाती है, संलयन हो या फिर विखंडन का विक्रिया हो, जहाँ पे करवाई जाती है, जो आपका वहाँ पे काम आता है, उस पूरे प्रोसेस को नाम दी जाती है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद पता करते हैं कि हमने कहा कि इस जल से उन्हीं लोग को ऑक्सीजन मिल सकता है जो क्या करता हो, जिसके पास क्या हो, गिल्स हो। नहीं तो हम फिर जल से ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। जैसे हमारे पास गिल्स नहीं है तो हम जल से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको क्या बताना है, तो इसके बाद जल से आपको फॉर्मूला बता देना है भाई कि ये जो जल है आपको बता दो कि प्योर वाटर या फिर हम जिसे कहते हैं डिस्टिलेट वाटर को हिंदी में कहा जाता है आसुत जल। क्या कहते हैं, आसुत जल कहते हैं।
फिर से बता रहा हूँ, या फिर प्योर वाटर शुद्ध जल या डिस्टिलेट वाटर आसुत जल। तो आपको बता दूं कि आसुत जल या फिर डिस्टिलेट वाटर प्योर जल जो होते हैं भाई वो क्या होते हैं, तो ये सभी के सभी बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये सभी के सभी बैड कंडक्टर होते हैं, है ना। किसका, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सभी के सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। और जब विद्युत के कुचालक होते हैं भाई, तो आपको बता दूं कि जैसे ही इस डिस्टिलेट वाटर में आप क्या कर दोगे, तो इस डिस्टिलेट वाटर में आप या तो मिला दो एसिड को, किसको मिला दो, एसिड को मिला दो। और एसिड को यहाँ पे इम्प्यूरिटी के रूप में मिलाएंगे, अशुद्धता के रूप में मिलाएंगे। यहाँ पे हम एसिड को अशुद्धता के रूप में मिलाएंगे तो क्या देगा, तो जो भी हमारे पास अगला पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, तो वो फिर हो जाएगा गुड कंडक्टर। क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। मतलब कि वह आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा, उससे विद्युत का प्रवाह होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो डिस्टिलेट वाटर है भाई, इस डिस्टिलेट वाटर का हम यूज कहाँ करते हैं, तो डिस्टिलेट वाटर का यूज किया जाता है बैटरी में। कहाँ करते हैं, बैटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी याद रखना कि डिस्टिलेट वाटर आंसू जल का यूज हम कहाँ करते हैं, बैटरी के अंदर किया करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद और क्या याद रखना है, तो एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो वाटर है भाई, इस वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, इस जल का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है भाई, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जल का मैक्सिमम घनत्व या फिर अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है जल का मैक्सिमम घनत्व, ये आप लोग कमेंट कर बताइए। चार डिग्री सेल्सियस, कुछ लोग सही आंसर दिए हैं, कुछ लोग सही आंसर दिए हैं। चलिए देखते हैं, सभी का आंसर सही आया है। तो आपको बता दूं कि जल का मैक्सिमम डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखना, हम तो यहाँ से याद करके जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, पर ऑप्शन में सेल्सियस में इसको न देकर देता है केल्विन में, कितना डिग्री केल्विन। तो अब आपको बताना है कि यदि में हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें जल का, तो कितना केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में कितना याद रखना है आपको, तो केल्विन में इसको याद रखना है भाई। इसको एक बार आप चेंज करके बताइएगा कि इसे हम कितना केल्विन लिखें, 4 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन लिखें। तो 4 डिग्री सेल्सियस को देखिएगा ध्यान से, 4 डिग्री सेल्सियस को हम 277 केल्विन लिख सकते हैं। कितना, 277 केल्विन लिख सकते हैं। तो याद रखना है केल्विन में कितना, 277 केल्विन यहाँ पे याद रखेंगे। 32 नहीं कुलदीप, कोई 32 नहीं, 277 केल्विन होगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल मनोज, 277 केल्विन होगा। इसके बाद देखिए ध्यान से आप, इसके बाद अगला जो आपका कंपाउंड है, अब अगला जो आपका हाइड्रोजन का कंपाउंड है, अगला जो आपका हाइड्रोजन का कंपाउंड है भाई, उसमें आपको क्या याद रखना है, तो उसमें आपको याद रखना है H2O2 को, इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे समझना है आपको कि ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है भाई, पहली बात आपसे कह देगा इससे कि इसका सबसे पहले बार पता किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसके बारे में बताना है कि इसका सबसे पहला बार पता जेसी थेनेरोड के द्वारा लगाया गया था। जेसी थेनेरोड नामक एक साइंटिस्ट से, जिन्होंने किसके बारे में पता लगाया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में पता लगाया। और कहा कि इसका जो यूज है भाई, इसका जो यूजेज है, इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखना ध्यान से। कहा कि यह जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है।
यह एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो किसको ब्लीचिंग करेंगे भाई, तो यह मैक्सिमम रूप से काम आएगा हेयर को ब्लीच करने में, हेयर को ब्लीचिंग करने में, है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि हेयर के ब्लीचिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। इसके बाद इसका यूज हम कर लेंगे जर्मीसाइड के रूप में, जर्मीसाइड के रूप में यूज कर लेंगे। जर्मीसाइड का मतलब होता है कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक। तो यदि हमसे कहेगा कीटाणुनाशक, आप यदि किसी प्रकार की कोई जर्मीसाइड कीटाणुनाशक वाले केमिकल या फिर कोई मेडिसिन का यूज करते होंगे तो उसके बैक कवर पे देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका हम जर्मीसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज हम कहाँ पे कर लेंगे, तो इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर लेंगे एज ए प्रिजर्वेशन के रूप में, एज ए प्रिजर्वेशन के रूप में यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन के रूप मतलब होता है संरक्षण के रूप में। और किसको किसको संरक्षण करेगा भाई, तो आप देखो ध्यान से, संरक्षण कर लेंगे हम वाइन का, शराब का, और किसका प्रिजर्वेशन कर लेंगे, तो और हम कर लेंगे मिल्क का, दूध का प्रिजर्वेशन कर लेंगे। इसके बाद आपको बता दूं जो ठेलों पर मिलता है जूस का प्रिजर्वेशन कर लेंगे, जूस, है ना। तो इन सभी चीज़ों का प्रिजर्वेशन में काम आता है कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शराब के प्रिजर्वेशन में, मिल्क के प्रिजर्वेशन में, या फिर जूस के प्रिजर्वेशन में भी ये काम आता है। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में क्या बताना है कि इसका यूजेज हम कहाँ पे कर लेते हैं, तो आपको बता दूं कि इसी का यूज हम कर लेंगे अपन मेडिकल क्षेत्रों में यूज कर लेते हैं, मेडिकल क्षेत्रों में यूज कर लेंगे। और कहाँ कर लेंगे भाई, तो और कर लेंगे जल के शुद्धिकरण में यूज कर लेंगे, जल के शुद्धिकरण में यूज कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इतने जगहों पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर लेते हैं। पहली बात, एक बार क्वेश्चन और याद रखना है आप, किस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है भाई, इसको हम बनाते प्रयोगशाला में है। कहाँ बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और प्रयोगशाला में जो बनाने की जो विधि है उस विधि को नाम देते हैं मर्क्स प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, मर्क्स रिएक्शन। हिंदी में भी कहा जाता है मर्क रिएक्शन या मर्क अभिक्रिया, हिंदी में कहा जाता है मर्क अभिक्रिया। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि मर्क अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रयोगशाला में किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो क्या बताना है, मर्क अभिक्रिया के द्वारा इसे बनाया जाता है। बात को समझिएगा कि मर्क अभिक्रिया होता क्या है, मर्क अभिक्रिया होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि मर्क अभिक्रिया होता क्या है। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा उस रिएक्शन के बारे में कि मर्क अभिक्रिया क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो मर्क अभिक्रिया है भाई, कि यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कह रहा है कि H2SO4 और सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसे नाम दिया जाता है सोडियम पेरोक्साइड। और इसको नाम तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एसिड वाले चैप्टर में आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। क्या नाम देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नाम देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नाम देंगे। इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम पेरोक्साइड के साथ करवा दिया जाता है तो बनता है यहाँ पे क्या, H2O2, और प्लस में क्या निकलेगा, तो Na2SO4, क्या निकलेगा, Na2SO4 निकलेगा। और यही हमारा बन के तैयार हो गया क्या, H2O2, जिसको नाम देते हैं हम क्या भाई, तो इसका नाम देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका मर्क्स प्रोसेस। क्या था, इस आपका मर्क्स प्रोसेस या फिर मर्क अभिक्रिया के नाम से जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम पेरोक्साइड से करा दी जाती है तो क्या बनता है, H2O2 बनता है, जिससे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ तक क्लियर है सभी का, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए,
हाइड्रोजन के अगले कंपाउंड की बात करेंगे, हाइड्रोजन की अगले कंपाउंड की बात करेंगे तो अगला कंपाउंड में हमारा क्या होगा, अगला कंपाउंड में हमारा होगा CHCl3। इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अब ये जो क्लोरोफॉर्म है भाई, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं वो बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये जो क्लोरोफॉर्म है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि इससे बेहोशी के दवा बनाया जाता है। बेहोशी के दवा बनाने में, बेहोशी के दवा बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। तथा इस जो क्लोरोफॉर्म है भाई, इसको आपको बता दूं कि इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो मेडिकल वाले में या फिर आप लेबोरेटरी में कभी गए होंगे तो लेबोरेटरी में इसे डार्क ब्राउन बोतल में रखा जाता है। डार्क ब्राउन बोतल में रखा जाता है। डार्क ब्राउन बोतल में रखा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि क्लोरोफॉर्म को कहाँ पे सेफ रखा जाता है, तो डार्क ब्राउन बोतल में रखा जाता है। किसके काम आता है, तो बेहोशी के दवा बनाने में काम आता है। ऐसा माना जाता है, आपको एक इतिहास की बात बता रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि जो हिटलर था वो अपने गैस चैम्बर में किसका यूज करता था भाई, तो अपने गैस चैम्बर में इसी क्लोरोफॉर्म का यूज करता था, है ना। जो हिटलर था वो अपने कैदियों का एक अपना अंडरग्राउंड बना रखा था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक खिड़की के द्वारा किया जाता था। खिड़की मतलब क्या, छोटे से छिद्र के माध्यम से छोटा प्रकाश जाता था, और वहाँ पे वो जो गैस छोड़ता था भाई, वो कौन सा गैस था, क्लोरोफॉर्म था, क्योंकि इससे हम बेहोशी करते हैं। अब यहाँ पे समझना कि इस क्लोरोफॉर्म को छोड़ा, CCl3 को छोड़ा। अब मैंने कहा कि एक छोटा सा खिड़की के माध्यम से सनलाइट पहुंचता था, और उस रूम पर जैसे सनलाइट पहुंचता है भाई, तो इस गैस से रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से, और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो COCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, COCl2 बनाएगा, और CaCO2 बनाएगा, तो इसे कहा जाता है टॉक्सिक गैस। इसको कहा जाता है टॉक्सिक गैस, और टॉक्सिक गैस को हिंदी में कहा जाता है जहरीली गैस। क्या कहा जाता है, जहरीली गैस कहा जाता है। इसका टॉक्सिक गैस का नाम है यहाँ पे फॉस्जीन। इसको नाम देते हैं हम फॉस्जीन। क्या नाम देते हैं, फॉस्जीन नाम देते हैं। और इस जहरीली गैस या टॉक्सिक गैस के कारण क्या होता था, उस अपराधी का या फिर इसके विरोधी का मृत्यु हो जाया करता था, है ना। इसको अपने ऊपर जोर भी नहीं पड़ता था, और वो कैदी भी क्या करता था, डेथ हो जाता था। तो याद रखना कि हिटलर ने अपने गैस चैम्बर में किस गैस का इस्तेमाल करता था, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करता था। जैसे ही सनलाइट पड़ता था तो उस टॉक्सिक गैस में बदल जाता था, जहरीली गैस में बदल जाता था। और उस जहरीली गैस का नाम क्या था भाई, तो उस जहरीली गैस का नाम था फॉस्जीन। एक होता है फॉस्फिन, एक क्या होता है, एक होता है फॉस्फिन। तो फॉस्फिन नहीं, ये है फॉस्जीन। फॉस्फिन का फार्मूला होता है PH3। क्या होता है, PH3 होता है, इसे हम कहते हैं फॉस्फिन। ठीक है, ये है आपका फॉस्जीन और ये क्या है आपका फॉस्फिन है। तो दोनों का दो फार्मूला है, यहाँ पे याद रखिएगा, फॉस्फिन क्या होता है और फॉस्जीन क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो देखिएगा ध्यान से, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी का, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब चलिए, बिल्कुल जहर है, पेंटू जी बोल रहे हैं जहर। हाँ जी, क्लोरोइथेन है, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद आगे से बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा होगा आपका कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में, तो अगला हम पढ़ लेंगे C2H5OH को। इसको क्या नाम देंगे, तो इसको नाम देते हैं, आप सभी जानते हो, इथेनॉल। क्या नाम देंगे, इथेनॉल नाम देंगे, या फिर कहते हैं इथाइल एल्कोहल। यहाँ पे दिखना इथेनॉल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो आपसे
कहा जाएगा कि ये जो इथेनॉल है भाई, इसे कहा जाता है ड्रिंकिंग एल्कोहल। क्या नाम देते हैं? इसे कहा जाता है ड्रिंकिंग एल्कोहल, या फिर इसे कहा जाता है शराब। क्या कहते हैं? शराब, है ना। ड्रिंकिंग एल्कोहल, पीने वाला एल्कोहल कौन सा होता है? तो आपको बताना है कौन सा? इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। पहले बात तो आप एक समझ जाओ पहले, इसके बाद थोड़ा समझना। ये जो दिख रहा है OH ना, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सिल। इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी जुड़ता है ना, तो वह एल्कोहल का निर्माण करता है, और एल्कोहल का निर्माण करेगा तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इथेन, और इथेन से अल्कोहल जुड़ गया या फिर हाइड्रोक्सिल जुड़ गया तो उसको नाम दे देंगे इथेनॉल। क्या नाम दे देंगे? इथेनॉल। तो इथेनॉल का पहला यूज हमने कहा कि इस ड्रिंकिंग एल्कोहल है, पीने योग्य शराब है। कैसा शराब है? पीने योग्य शराब है। वे शराब जिसे आप पीने योग्य शराब जिसे आप पीते हो। ठीक है। इसके बाद आपको बता देना है कि इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं? तो इसके यूज कर लेते हैं होम्योपैथी क्लिनिक में। जहाँ पे होम्योपैथी की दवा बनाई जाती है वहाँ पर भी एल्कोहल का यूज किया जाता है। इसके बाद इसका हम यूज कर लेते हैं शैम्पू बनाने में यूज कर लेंगे। कहाँ पे यूज कर लेते हैं? शैम्पू बनाने में। शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट सॉप में इसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। इसका मतलब होता है आपका पारदर्शी साबुन बनाने में। पारदर्शी साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया? तो पहली बात बताना है कि ड्रिंकिंग एल्कोहल है, पीने योग्य आपका कौन सा शराब है? तो पीने योग्य शराब होता है इथेनॉल। होम्योपैथी क्लिनिक, होम्योपैथी की दवाइयाँ में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद इसका शैम्पू बनाने, आप जो डेंड्रफ वाला शैम्पू जो लगाते हो ना, उस डेंड्रफ वाला शैम्पू में भी इथेनॉल होता है। ट्रांसपेरेंट सॉप या फिर पारदर्शी साबुन बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं। और इसका इथेनॉल का यूज कर लेते हैं हम एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। विलायक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना। तथा इसी इथेनॉल का यूज अपन कर लेते हैं फ्यूल के रूप में। कहाँ यूज कर लेंगे? ईंधन में भी इसका यूज करते हैं। आप देखते होंगे शराब को यदि आग में डाला जाता है तो वह जलता है। क्या करता है? जलता है। तो आप याद रखना कि इथेनॉल का यूज हम कहाँ पे कर लेंगे? तो फ्यूल के रूप में भी इसका यूज हम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, हेड एंड शोल्डर। कुंदन जी हेड एंड शोल्डर तो अच्छी बात है, सही है, आपका डेंड्रफ को रिमूव कर देता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये था इथाइल एल्कोहल, और इसी से एक मिलता जुलता एक और आपका कंपाउंड है जिसे कहते हैं मिथेनॉल। क्या कहते हैं? मिथेनॉल। तो जानते हैं मिथेनॉल को क्या क्वेश्चन बनता है उससे? तो देखिएगा मिथेनॉल से क्वेश्चन क्या बनेगा। मिथेनॉल फॉर्मूला होता है CH3OH। और आपको मिथेनॉल से फॉर्मूला बता दो कि इसको हम एक क्वेश्चन आपसे बनेगा जो पूछता है आपका, क्या पूछेगा कि यह पीने योग्य शराब नहीं है ना, यह पीने योग्य नहीं है ना, इसे आप पी नहीं सकते हो। ठीक है। या फिर इसी को कहा जाता है कच्चा शराब। इसी को कहा जाता है कच्चा शराब के नाम से। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि कच्चा शराब किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? मिथेनॉल को बताना है। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद जरूरत के अनुसार ईंधन के रूप में कहाँ उपयोग कर? इथेनॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हो कुंदन जी। इथेनॉल का इस्तेमाल आप छोटे छोटे, जैसे आपके पास किसी भी
प्रकार का कोई फ्यूल नहीं बचा है और आप किसी प्रकार का कोई बर्न करना चाहते हैं, किसी पदार्थ को जलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एल्कोहल यदि आपके पास है तो उस एल्कोहल से भी आप वहाँ पे जला सकते हो उस पदार्थ को, है ना, एल्कोहल का यूज कर सकते हो। मैंने ऐसे नहीं कहा कि सब खाना बना सकते हो, ऐसे खाने में एज ए आपका जब आपके रिक्वायरमेंट हो ना तो एज ए रिक्वायरमेंट के तौर पे इसका यूज फ्यूल के रूप में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। इसके बाद आपको क्या समझना है, तो इसके बाद आपको याद रखना है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं किसको, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे नोबेल गैस। किसको पढ़ लेंगे? नोबेल गैस को। नोबेल गैस से क्वेश्चन 4-5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा नोबेल गैस के बारे में। पहला आपका नोबेल गैस के बारे में क्या समझना है, तो पहला चीज आपको समझना है भाई, किस नोबेल गैस को कहा जाता है नॉन रिएक्टिव गैस। नॉन रिएक्टिव गैस मतलब कि यह क्या है भाई, अक्रिय गैस है। ये सभी के सभी अक्रिय गैस है, एक किसी भी गैस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इससे दूसरे कहा जाता है, इसे फ्री गैस कहा जाता है, इसे फ्री गैस भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है अस्टेबल गैस, इसी को कहा जाता है अस्थाई गैस है, या फिर इसी को कहा जाता है आपको जीरो गैस, जीरो गैस, या फिर इसी को कहा जाता है जीरो वायलेंट गैस, है ना, जीरो संयोजकता वाले गैस है। तो इतने नामों से इसको जाना जाता है, नॉन रिएक्टिव गैस, या फिर इसे कहा जाता है फ्री गैस, या फिर कहते हैं अस्टेबल गैस, या फिर कहा जाता है जीरो गैस, या फिर कहा जाता है जीरो वायलेंट गैस। अब यहाँ पे समझना कि इनकी जो लोकेशन है वो पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप में है। कैवें ग्रुप में है? 18 नंबर के ग्रुप में है, और 18 नंबर ग्रुप को कहा जाता है जीरो ग्रुप। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नोबेल गैसेस कहाँ स्थित है भाई, तो जीरो ग्रुप में स्थित है या फिर 18 नंबर के ग्रुप में स्थित है। अब यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इसके बाद कहेगा कि बताओ भाई इस नोबेल गैसेस की संख्या कितनी है, तो कितना नोबेल गैस है भाई, तो 6 नोबेल गैसेस हैं। कितने हैं? 6 नोबेल गैसेस हैं। कौन कौन है देखना ध्यान से, कौन कौन सी नोबेल गैसेस हैं, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। पहला आपका है हीलियम, दूसरा है आपका है यहाँ पे नियोन, तीसरा है आर्गन, चौथा है क्रिप्टन, पांचवा है जिनॉन, और छठा है रेडॉन। हीलियम को H के द्वारा डिनोट करते हैं, नियोन को Ne से डिनोट करते हैं, आर्गन को Ar से डिनोट करते हैं, क्रिप्टन को Kr से डिनोट करते हैं, जिनॉन को Xc से डिनोट किया जाता है, और रेडॉन को Rn से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पॉइंट को समझना। इधर चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा है आपको। इन्हीं गैसेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 6 गैसेस जो है आपका, पहले को हमने नाम दिया हीलियम, दूसरे को नाम दिया हमने नियोन, तीसरे को नाम दिया यहाँ पे आर्गन, चौथे को नाम दिया क्रिप्टन, पांचवे को नाम दिया यहाँ पे जिनॉन, और छठे गैस को नाम दिया यहाँ पे रेडॉन। यहाँ पे समझना, कभी कभी संकेत आपसे पूछ लिया जाता है, तो हीलियम को He से डिनोट करेंगे, नियोन को Ne से डिनोट करेंगे, आर्गन को Ar से डिनोट करते हैं, क्रिप्टन को Kr से, जिनॉन को Xc से, और रेडॉन को Rn से डिनोट किया जाता है। यदि बात करें इनका एटॉमिक नंबर का 6, इसके बाद बात करें इनका हम एटॉमिक नंबर का, तो देखना ध्यान से, इसका कितना होता है, 2 होगा हीलियम का, नियोन का कितना हो जाएगा 10, आर्गन का होता है 18,
12, क्रिप्टन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54 और इसके बाद रेडॉन का होता है 86। ठीक है, तो ये था इसका एटॉमिक नंबर। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं ये सबके सब एटॉमिक नंबर है। क्या है, सबके सब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो याद रखना परमाणु क्रमांक है या फिर क्रमांक संख्या है किनका, नोबेल गैसेस की। तो इसको भी याद रखना है, हीलियम का कितना 2, नियॉन का कितना 10, आर्गन का कितना 18, क्रिप्टन का कितना 36, जेनॉन का कितना 54 और रेडॉन का कितना 86 है ना। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई, अगला नॉन मेटल आपको एक याद रखना है यहाँ पे अगला आपको याद रखना है O2 को जान लेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से बात करें तो ये क्या करता है भाई, खुद नहीं जलता है, खुद नहीं जलता बट जलाने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है या फिर किसी पदार्थ को जलाने का काम करता है, पर ये खुद नहीं जलता है। इसके बाद और क्या याद रखना है, तो इससे याद रखना है, इसके बारे में एक पूछ लिया जाता है कि इसका सबसे पहली बार पता किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका पता लगाया गया था आपको प्रिस्टले के द्वारा, प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद ऑक्सीजन से आपको याद रखना है भाई, क्या याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हम यूज करते हैं किसमें, रिस्पायरेशन में यूज करते हैं, श्वसन में यूज करते हैं, श्वसन में यूज करते हैं। आपको पता ही है कि यदि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होता तो पृथ्वी पर क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का स्थिति आपके जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाता। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके कंपाउंड एक याद रखना है आपको, क्या कंपाउंड याद रखना है, O3। कंपाउंड नहीं कह सकते इसको, इसको हम एलोट्रोप नाम देते हैं, एलोट्रोप। और ये जो एलोट्रोप है भाई समझिएगा, एलोट्रोप जो है यहाँ पे O3, इसको हम नाम देते हैं ओजोन। क्या नाम देते हैं, ओजोन नाम देते हैं। और इनकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो इनकी स्थिति ओजोन परत पे है, और ओजोन परत पे है। और ये काम क्या करते हैं भाई, तो अल्ट्रा वायलेंट रे से क्या करते हैं, सेफली देते हैं, सुरक्षा करने का काम करते हैं अल्ट्रा वायलेंट रे से। और एक क्वेश्चन आपसे कर लिया जाता है कि ये जो आपका O3 है या फिर कहा जाएगा कि ओजोन परत की माप किस में करते हैं, तो आपको बता देना है कि ओजोन परत का माप करते हैं हम डॉप्सन में, डॉप्सन में करते हैं। ओजोन परत का माप किस में करते हैं, डॉप्सन में करते हैं। इसके लिए मुख्य क्या आपका है भाई, तो इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित है CFC है ना, मुख्य गैस क्या है, CFC है। इसका पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मुख्य गैस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके बाद याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो आपका अल्ट्रा वायलेंट रे है, इस अल्ट्रा वायलेंट रे की पहली बार पता किसके द्वारा लगाया गया, तो सबसे पहला बार अल्ट्रा वायलेंट रे जो है, ये जो UV रे आपका है, इसका सबसे पहली बार पता लगाया गया था रिटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको याद कर लेना कि अल्ट्रा वायलेंट रे का पहली बार पता कौन लगाया था, रिटर नामक साइंटिस्ट ने लगाया था। तो इतना क्वेश्चन याद रखना किससे, O3 से। एक बार पुनः देख लो, O3 को हम ओजोन नाम देते हैं, है ना। आपका ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, ये ओजोन परत पर इसकी स्थिति है, स्ट्रेटोस्फेयर पे इसका स्थिति है। अल्ट्रा वायलेंट रे से क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए मुख्य गैसें क्या है ओजोन परत के लिए, तो CFC है। इसका माप हम किस में करते हैं, डॉप्सन में करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अमन जी क्या कहना है आपका, हाँ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। 2 8 18 18 36 को ऐड करने के बाद बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 2 था, 10 था, 18 था, 36 था, 54 था, इसके बाद 86 था, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी 8 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 18 को जोड़ेंगे
18 को जोड़ेंगे और यहाँ पे 36 को जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा आपको। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे। चलिए देखते हैं, तो ये था आपका ऑक्सीजन। एक आपको पूछ ली जाती है किसके बारे में, तो एक और देख लेते हैं जिसको नाम देते हैं फास्फोरस, है ना। क्या नाम देंगे? फास्फोरस। बिल्कुल बड़े लिखेंगे, बिल्कुल बड़े लिखेंगे कुंदन जी। चलिए देखिए ध्यान से, बात कर लेते हैं फास्फोरस की। तो ये जो आपका फास्फोरस है, तो फास्फोरस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर लेंगे, तो देखना ध्यान से। फास्फोरस, पहले तो बता दूं कि ये जो फास्फोरस है भाई, यह एलोट्रोप प्रदर्शित करता है, एलोट्रोप दिखाता है, अपरूप दिखाता है। ये जो अपरूपता प्रदर्शित करता है और इसकी जो गंध होता है, इसका जो स्मेल होता है, इसका जो स्मेल होता है, वो आपको बता दूं कि इसका स्मेल प्याज व लहसुन के समान होता है, प्याज व लहसुन के गंध के समान होता है फास्फोरस का गंध। इसके हम दो एलोट्रोप को मुख्य रूप से जानेंगे। एक को नाम देते हैं यहाँ पे, एक को नाम देते हैं श्वेत फास्फोरस, फास्फोरस, या फिर इसी को कहा जाता है पीला फास्फोरस, इसी को नाम दे दिया जाता है पीला फास्फोरस, और एक को नाम दिया जाता है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अब इन दोनों का यूज देखना हम कहाँ पे करते हैं, तो बता दूं आपका कि श्वेत फास्फोरस का यूज हम करते हैं। इसको कहाँ रखा जाता है भाई, तो इसको जल के अंदर रखा जाता है या फिर जल में डुबाकर रखा जाता है, जल में डुबाकर रखा जाता है। ये भी याद रखना है कि श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में डुबाकर रखा जाता है। अब इसका संकेत हम देते हैं P4। क्या देते हैं? P4 इसका संकेत देते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी श्वेत फास्फोरस का हम और क्या बता दूं, तो इसी श्वेत फास्फोरस का हम एक जगह और यूज कर लेते हैं, जहां पे हम कर लेते हैं, आपको बता दूं कि इसका यूज कर लेते हैं, एक प्रकार का यह विषैले गैस है। यह श्वेत फास्फोरस भी एक प्रकार का विषैले गैस के रूप में यूज होता है ना, इसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। या फिर इसी पे श्वेत फास्फोरस का आपको बता दूं कि जो आपका फायर फ्लाई होता है, फायर जो फ्लाई होता है, जिससे हम नाम देते हैं जुगनू, जो रात को भगभुक जो करता रहता है, रात को जो भगभुक करता है, जिसे जुगनू कहा जाता है, उस जुगनू में भी क्या पाया जाता है, यही श्वेत फास्फोरस पाया जाता है। तो ये भी याद रखना कि जुगनू में क्या पाया जाता है, श्वेत फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद लाल फास्फोरस की बात करूं, तो ये जो लाल फास्फोरस है भाई, इसका यूज करते हैं माचिस के तिल्ली बनाने में, माचिस के तिल्ली बनाने में, तिल्ली बनाने में। आपने देखा होगा जो माचिस के डब्बा में जो तिल्ली होते हैं, उसके एकदम एक छोर पे क्या और लगा हुआ रहता है, रेड कलर का या ब्लैक कलर का जो लगा हुआ रहता है, वो आपका लाल फास्फोरस होता है ना। तो उस लाल फास्फोरस का हम यूज कर लेंगे माचिस के तिल्ली बनाने में, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। किसका? माचिस के तिल्ली बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इतनी बातों को आपको क्या करना था, याद रखना था, किससे? नॉन मेटल से। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, जो आप घर से करके लाना है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिए लाया हूं मैं, वो आप घर से करके लाइएगा। क्वेश्चन ये है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये आपके लिए है, और जवाब इसका आज नहीं देना है, जवाब इसका आज नहीं देना है, इसका जवाब आप अगले क्लासों में दीजिएगा। इसका जवाब अभी नहीं देना है, इसका जवाब आप अगले क्लासों में दीजिएगा, है ना। कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है,
इसके बारे में आपको पता लगाना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ, सभी को समझ में तो आया ना? यहाँ तक सभी को समझ में आया? थैंक्स। क्वेश्चन का आंसर कल खोज कर लाना है। थैंक्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लासों में हम किसी दूसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे। यदि यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। चलिए, तो अगले क्लास में हम जानेंगे। अगले क्लास में बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए। नहीं जी, रॉकेट ईंधन और प्रणोदक दोनों दो है। कुंदन गुप्ता, दोनों दो है। रॉकेट ईंधन जो आप रॉकेट किसी भी अंतरिक्ष यान को बाहर जो भेजते हैं वो होता है, और प्रणोदक जो किसी को ठंडक प्रदान करता है वो होता है। किसी का ठंडक जो प्रदान करता है वो होता है। हार्ड वाटर का भी पीएच वैल्यू उतना ही होता है जी। हैवी वाटर का भी पीएच वैल्यू साथ ही होता है। कविता शर्मा जी, पीएच वैल्यू उतना ही होगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा, इसका आंसर करके लाना है कल। और कल के ही सेशन में आप कमेंट में लिखिएगा, इसका आंसर मैं पूछूंगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। किसका पीएच भार बराबर होता है? तीनों का मतलब नहीं समझे हमने। किसे तीनों का? तीनों का मतलब किसके बोल रहे हैं कुंदन जी आप? हाइड्रोजन का पीएच वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा जी। ये एक प्रकार का एलिमेंट है और एलोट्रोफ है, तो एलोट्रोफ में पीएच मान नहीं निकलता है, ठीक है। और जो कि ये गैसीय स्टेट में है, तो आपको बता दूं कि 3 एलोट्रोफ है, जिसमें से एक एलोट्रोफ आपका क्या है? एक एलोट्रोफ आपका क्या है? एक एलोट्रोफ रेडियो एक्टिविटी है, और एक आपका भारी जल है, और एक ऐसे जनरल लाइफ में कोई यूज है नहीं, कभी पूछता नहीं कंपटीशन एग्जामों में। बिल्कुल, आप कल हमसे क्वेश्चन करिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।